तो लास्ट क्लास में हम लोग रेट ऑफ चेंज पढ़ चुके हैं। नाउ अब हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके बाद फिर इसकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे 6.2। सो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं? सबसे पहले हम इसको ग्राफ से समझते हैं। ठीक है, मैं कुछ ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, तो तुम लोगों को देख के बताना है मुझे उसमें से कौन सा फंक्शन तुम्हें लग रहा है इंक्रीजिंग है, कौन डिक्रीजिंग है। तो जैसे फर्स्ट ग्राफ है, इस तरीके का कोई ग्राफ है, ये पार्ट है, दिस इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एंड दिस वन इज लाइक दिस, then one more, it is a straight line parallel to x axis. So a b c, these three graphs are there. अब तुम्हें बताना है ग्राफ को देख के कि किस में तुम्हें लगता है कि इंक्रीजिंग है फंक्शन, किस में डिक्रीजिंग है, और किस में तुम्हें लगता है कि कुछ भी नहीं होगा, इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग। सो मुझे चैट चैट में आंसर करके बताओ, जल्दी से आंसर दो। ग्राफ को देख के क्या समझ आ रहा है कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, या फिर ए इंक्रीजिंग बी डिक्रीजिंग सी कांस्टेंट, ए इंक्रीजिंग बी डिक्रीजिंग सी कांस्टेंट, सबका यही आ रहा है आंसर लगभग। तो ऑब्वियसली हम ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। देखो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ फर्स्ट वाले केस में जो ग्राफ है वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, वैल्यू इंक्रीज कर रही है धीरे धीरे, है ना। यहाँ डिक्रीज कर रही है, तो इसलिए हमने बोल दिया कि ये डिक्रीजिंग है। एंड थर्ड केस में नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, दिस इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, थर्ड वन, सो दिस इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड दिस इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ना ये तो बात हुई अगर हमें ग्राफ दिया हुआ है तो ग्राफ को देख के हम समझ सकते हैं। बट अगर हमें ग्राफ गिवन नहीं है तब हम क्या करेंगे? तब उसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं। देखो अभी के अभी बनाएंगे हम यहाँ। मैं इस पे दो पॉइंट ले लेता हूँ इस ग्राफ पे। सपोज दीज आर 2 पॉइंट, दिस इज x1 एंड दिस इज x2। अब यहाँ से तुम्हें सबको पता होगा कि एक्स एक्सिस पे इस तरफ ऐसे वैल्यू इंक्रीज करती है ना। मतलब इस x1 और x2 में मैं बोल सकता हूँ कि x1 इज लेस देन x2, और यू कैन से दैट x2 इज ग्रेटर देन x1। ठीक है, क्लियर है इतना? नाउ x1 पे जो वैल्यू है फंक्शन की, वो फंक्शन की वैल्यू क्या है? अच्छा फंक्शन क्या है? ये फंक्शन सभी में मैं y इक्वल्स टू एफ एक्स ले रहा हूँ। फंक्शन सब में सेम है, y इक्वल्स टू एफ एक्स, y इक्वल्स टू एफ एक्स। नाउ x1 के लिए जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो होगी सपोज एफ एक्स वन। ठीक है, x2 के लिए जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो होगी इट इज एफ एक्स टू। ठीक है, अब यहाँ भी तुम्हें देख के समझ आ रहा होगा कि x1 एफ एक्स वन इज लेस देन एफ एक्स टू इज ग्रेटर। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इस फर्स्ट केस में इंक्रीजिंग के लिए एफ एक्स वन इज लेस देन एफ एक्स टू, बोल सकता हूँ मैं। ग्राफ को देख के बोल रहा हूँ मैं सब कुछ, कुछ भी मैं ऐसा नहीं है कि रेंडमली बोल रहा हूँ। ठीक है, नाउ मैं इसको थोड़ा सा पार्टीशन कर देता हूँ यहाँ। नाउ नेक्स्ट केस में देखो, सपोज यहाँ पर हमने एक वैल्यू ली, दिस इज एक्स वन। ठीक है, एंड दिस इज एक्स टू। नाउ एक्स वन के लिए वैल्यू क्या है? दिस इज व्हाट, दिस इज एफ एक्स वन। और एक्स टू के लिए वैल्यू क्या होगी? दिस इज एफ एक्स टू। नाउ यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर एक्स वन तो लेस देन है एक्स टू से, बट एफ एक्स वन लेस देन नहीं है। ठीक है, सो मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पर ऑपोजिट हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर? एफ एक्स वन इज ग्रेटर देन एफ एक्स टू। ठीक है, सो यहां से हमें ये दो कंडीशन मिल गई हैं किसकी? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। दिस इज द कंडीशन फॉर फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग एंड दिस इज द कंडीशन फॉर फंक्शन टू बी डिक्रीजिंग। ठीक है, अभी ये वाला केस हम बाद में डिस्कस करेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अभी हमने ये दो केस पढ़े हैं सिर्फ। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। तो मैं इनको नोट डाउन कर देता हूँ एक बार।
फिर से। सो हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी फंक्शन, अच्छा एक चीज और समझ लो साथ साथ यहीं पे, अगर सपोज ये होता कि बाई चांस ऐसा होता कि एफ एक्स वन एफ एक्स टू के इक्वल आ जाता, मतलब एक्स वन तो तुमने लेस देन लिया है एक्स टू से, बट एफ एक्स वन लेस देन इक्वल्स टू आ जाता, ठीक है, या तो लेस देन या इक्वल्स टू आ जाता एफ एक्स टू के, तब हम बोलते कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। बट अगर ये वाली कंडीशन आ रही है एफ एक्स वन इज लेस देन एफ एक्स टू, तब इसे बोलेंगे हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। अगर यहाँ इक्वल टू आ जाएगा तब ये सिर्फ डिक्रीजिंग होगा। अभी मैं दोबारा से लिख रहा हूँ इन सबको एक बार, फिर से देखो इसको। सबसे पहली कंडीशन इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा, एफ एन मतलब फंक्शन, ठीक है। कोई भी फंक्शन हम ले रहे हैं एफ एक्स, ठीक है, जो कि डिफाइंड है किसी क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में, दिस क्लोज ब्रैकेट डिनोट क्लोज इंटरवल, ठीक है। इसको हम इंक्रीजिंग बोलेंगे तब अगर इफ एक्स वन लेस देन एक्स टू के लिए, अगर एक्स वन छोटा है एक्स टू से, और इससे हमें क्या मिले कि एफ एक्स वन लेस देन या इक्वल्स टू आ जाए एफ एक्स टू के, ठीक है। एक्स वन और एक्स टू किसको बिलोंग करने चाहिए, ए कॉमा बी के कहीं भी बीच में लाई करेंगे, ठीक है। क्या इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, यस, ये भी कह सकते हैं हम, और एक्स वन अगर ग्रेटर है एक्स टू से, ठीक है, इफ एक्स वन इज ग्रेटर देन एक्स टू, तो एफ एक्स वन भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू आए एफ एक्स टू से, ठीक है। देन ये तो हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। देन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तब होगा जब ये इक्वल टू वाली कंडीशन उसमें ना हो। मींस अगर एक्स वन लेस देन एक्स टू है तो एफ एक्स वन भी लेस देन ही होना चाहिए एफ एक्स टू से, इक्वल ना हो। ठीक है, ऐसे ही एक्स वन अगर ग्रेटर है एक्स टू से, तो एफ एक्स वन भी ग्रेटर ही होना चाहिए एफ एक्स टू से, ठीक। अब डिक्रीजिंग में क्या होगा, डिक्रीजिंग में बस ये साइन ऑपोजिट हो जाएंगे। डिक्रीजिंग फंक्शन है अगर, इफ एक्स वन इज लेस देन एक्स टू, दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स वन या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा एफ एक्स टू से, है ना। एंड अगर एक्स वन इज ग्रेटर देन एक्स टू, तो ये फिर एफ एक्स वन लेस देन इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्स टू से, ठीक। ये तो हो गया डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा, अगर मान लिया, अब यहाँ इक्वल टू वाली कंडीशन हट जाएगी, इफ एक्स वन इज लेस देन एक्स टू, सो इट इज एफ एक्स वन ग्रेटर देन एफ एक्स टू, एंड अगर एक्स वन ग्रेटर है एक्स टू से, सो दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स वन शुड बी लेस देन एफ एक्स टू, ठीक है। अब जो ये थर्ड कंडीशन थी ना, उस थर्ड कंडीशन को समझने की कोशिश करो। थर्ड कंडीशन में क्या था, कि यहाँ पर अगर मान लिया मैंने ये एक्स वन लिया, ये एक्स टू लिया, ठीक है। सो एक्स वन लेस देन है एक्स टू से, एक्स वन इज लेस देन एक्स टू, ठीक है। बट एफ एक्स वन, ये एफ एक्स वन है, और यहीं पे क्या आ रहा है, एफ एक्स टू भी आ रहा है, मतलब एफ एक्स वन एफ एक्स टू के इक्वल है, ठीक है। तो ऐसा कब होता है, इफ एक्स वन इज लेस देन एक्स टू एंड एफ एक्स वन अगर एफ एक्स टू के इक्वल हो जाए, तब तो ये इंक्रीजिंग हो जाएगा, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है। बट ऐसा एक जगह और भी हो रहा है, इफ एक्स वन इज लेस देन एक्स टू, ठीक है, एंड एफ एक्स वन एफ एक्स टू के इक्वल हो जाए, यहाँ पे भी तो है ना इक्वल टू वाली कंडीशन, तो ये डिक्रीजिंग भी हो सकता है। तो इसीलिए मैंने कहा इट मे बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इसको हम इस वाले क्राइटेरिया से
फाइंड नहीं कर सकते, है ना। जो अभी हमने कंडीशन लिखी है यहाँ से हम नहीं बता सकते कि फंक्शन मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में से ये वाला केस नाइदर नॉर वाला, ठीक है। इसके लिए हम अलग एक क्राइटेरिया पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमने क्या सीखा, सिर्फ इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। अभी हमने सिर्फ ये सीखा है। सो ये सारी कंडीशन हो गई, तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा, उसके बाद एनसीईआरटी पर आएंगे। क्वेश्चन इज, कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ है, शो दैट एफ एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 2, ये कोई भी फंक्शन है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर, ठीक है। एफ एक्स हमें 3x प्लस 2 दिया हुआ है, सो इसे हमें शो करना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा आर पे, ठीक। तो हमें क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, सबसे पहले हम दो नंबर ले लेंगे कोई भी, है ना। आर हमारा जो इंटरवल है, जैसे वहां पर ए कॉमा बी था, यहाँ पे आर इंटरवल है, तो आर में हम दो नंबर लेंगे कोई भी, लेट x1 एंड x2 बी, या फिर डायरेक्ट ले लो बिलोंग्स टू आर, सच दैट, यहाँ हम ये मान के चल रहे हैं कि x1 लेस देन है x2 से, ठीक है। सो इफ x1 x2 से लेस देन है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या कंडीशन थी कि fx1 भी लेस देन होना चाहिए fx2 से, ठीक है, यही कंडीशन थी। तो अभी मुझे ये पता है, सिंस x1 इज लेस देन x2, ठीक है, तो क्या मैं इस कंडीशन से x1 लेस देन x2 से ये बना सकता हूँ 3x प्लस 2। इसके लिए मुझे क्या जरूरत है, x1 और x2 के साथ 3 मल्टीप्लाई हो, तो मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, है ना। इसी को इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 3 से, तो इट इज 3x1 लेस देन 3x2। ऐड कर देंगे हम 2 इसमें, सो इट इज 3x1 प्लस 2 लेस देन 3x2 प्लस 2, ठीक है। नाउ दिस फंक्शन वी कैन से दैट दिस इज fx1 एंड दिस इज व्हाट, दिस इज fx2, ठीक है। तो यहाँ से इफ x1 लेस देन था x2 से, तो कंडीशन हमारे पास क्या आ गई कि fx1 भी लेस देन है fx2 से। तो अगर ऐसा है तो हम ये बोल सकते हैं कि fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर होगा। नाउ इसके अलावा और कौन सी कंडीशन होती हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। अब देखो, अभी इसका मैं प्रूफ क्या मतलब, देख लो, समझ लो कैसे आएगी दूसरी कंडीशन। अभी हमने कोई फंक्शन लिया है, सपोज एफ एक्स कोई भी एक फंक्शन है, और ये कॉन्टिन्यूस है ना। कोई भी एक फंक्शन लिया हमने, कॉन्टिन्यूस है, किसमें, क्लोज इंटरवल में, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में, एंड ये डिफरेंशिएबल भी है ऑन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, ठीक है। एक हमने फंक्शन माना एफ एक्स जो कि कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल में और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में, ठीक है। हमने एक चीज और यहाँ पे एज्यूम की है कि एफ डैश एक्स जो इसका डिफरेंशिएशन है फंक्शन का, वो ग्रेटर देन 0 है, ये मैंने माना है, ठीक है। फॉर ऑल, उन सभी वैल्यूज के लिए जिसके लिए x बिलोंग करेगा a कॉमा बी को ओपन इंटरवल में, ठीक है। तो अगर ऐसा है कि ये सारी कंडीशन फुलफिल होती हैं, कौन कौन सी कंडीशन, कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, एंड एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है, तो हम ये कह सकते हैं कि एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन ए कॉमा बी, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में ये इंक्रीजिंग होगा। इसको तुम थ्योरम मान सकते हो, ठीक है। सो अगर एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में, और डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन 0 से ग्रेटर है ना, उन सारी वैल्यूज के लिए जो ए कॉमा बी के बीच में लाई कर रही है कहीं भी, तो उस केस में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा इस इंटरवल में ए कॉमा बी में, ठीक है।
मैं प्रूव भी कर सकता हूँ इस बात को। लेट अस प्रूव दिस। सो इसके लिए हम यूज करेंगे लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम का, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रोलेज एंड मीन वैल्यू थ्योरम। सो लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में एंड डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, तो उस केस में क्या होता था, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर सी, एक रियल वैल्यू या रियल नंबर सी एग्जिस्ट करेगा जो बिलोंग करेगा ए कॉमा बी ओपन इंटरवल को, सच दैट, कौन सी कंडीशन को फुलफिल करता था वो, सच दैट जो एफ डैश सी है वो इक्वल होता है किसके, एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन था। ठीक है, सो यहाँ पर हमने इंटरवल क्या लिया हुआ है, ए कॉमा बी, या फिर दो नंबर ले लो, ए कॉमा एक्स वन एक्स टू, इन दोनों के बीच में उन पर हम कर लेते हैं इसे एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन। हर्षित, तुम्हें कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया? विच क्वेश्चन यू डिडंट अंडरस्टैंड? ये वाला क्वेश्चन है इससे प्रीवियस वाला, ये थ्योरम या क्वेश्चन? ओके, क्या इसमें समझ में नहीं आया, ये भी बताओ एक बार। हमने एफ डैश सी को लिया एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, अब हमें ये गिवन था कि एफ डैश एक्स जीरो ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, ये हमने मान के चले थे ना, ये सारी चीजें हमने एज्यूम की थी। ठीक है, तो इसमें एक एजम्पशन ये भी था कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, और एक्स मैंने बताया था एक्स क्या है, ए कॉमा बी के बीच में लाई करने वाला कोई भी नंबर, और सी क्या है, सी भी वही है। ठीक है, तो यहाँ मैं इस सी को भी ये बोल सकता हूँ कि एफ डैश सी इज ग्रेटर देन जीरो। भाई जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो था, एक्स कोई भी नंबर है एक ओमा बी के बीच में लाई करने वाला, तो एफ डैश सी भी ग्रेटर देन जीरो होगा। सो अगर एफ डैश सी ग्रेटर देन जीरो है तो हम ये बोल सकते हैं कि एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इज ग्रेटर देन जीरो, और ये डिनोमिनेटर जो है पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा जाके, तो इट बिकम्स एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन ग्रेटर देन जीरो। इसको आरएचएस में लाएंगे तो एफ एक्स टू ग्रेटर देन एफ एक्स वन। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ से कंडीशन आई। अब ये कंडीशन कैसे आई, यहाँ एक चीज हमें पता चल रही है कि एक्स टू माइनस एक्स वन लिखा हुआ है। ठीक है, एक्स टू माइनस एक्स वन लिखा है सिंस एक्स टू माइनस एक्स वन इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, एक्स टू माइनस एक्स वन ग्रेटर देन जीरो होगा तभी ये तो ग्रेटर देन जीरो होगा। सोचो, अगर सपोज ये लेस देन जीरो हो गया और इसको हम ग्रेटर देन जीरो कह रहे हैं, तब तो ये पूरा टर्म ग्रेटर देन जीरो नहीं हो सकता ना। ग्रेटर लेस देन छोड़ो, अगर सपोज ये वाला टर्म नेगेटिव हो गया, डिनोमिनेटर जो है ये नेगेटिव आ गया, नेगेटिव कब आएगा, जब ये लेस देन जीरो होगा। अगर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो इसका पूरा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव, बट ये कह रहा है पॉजिटिव आना चाहिए था। ठीक है, तो कंडीशन ये है कि अगर ये न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो मीन्स इसको डिनोमिनेटर को भी पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि एक्स टू माइनस एक्स वन इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ से मेरे पास आ रहा है क्या, एक्स टू इज ग्रेटर देन एक्स वन। अब क्योंकि x2 ग्रेटर देन x1 है और fx2 भी ग्रेटर देन fx1 है, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि fx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो अब हमें ये बार बार ये सारी चीजें चेक करने की जरूरत नहीं है कि हम x1 x2 पुट करें, ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है ना, ये जो अभी हमने क्वेश्चन में करा था ना, इसमें ये लॉन्ग प्रोसेस है, ये हमें नहीं करना सॉल्व हर जगह। ठीक है, क्यों, क्योंकि इससे ना, इससे क्या होगा कि अभी तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था 3x+2, एक तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन में लिख के दे दूं तो हम फंस जाएंगे इसे सॉल्व करने में। ठीक है, तो बेटर ये होगा कि इसके लिए हम कोई दूसरा नया तरीका फाइंड करें, और वो नया तरीका क्या होगा, वो नया तरीका ये है
कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ए कॉमा बी में क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल है ए कॉमा बी में ओपन इंटरवल में, और एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो उस केस में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। ठीक है। सिमिलरली यही स्टेटमेंट में हम डिक्रीजिंग के भी लिए यूज कर सकते हैं। डिक्रीजिंग में क्या होगा, वन मोर थ्योरम, लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन, एफ एक्स कोई एक फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस है ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल में, एंड डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में। ठीक है। एंड हमने एक कंडीशन और मान ली कि एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, एफ डैश एक्स क्या है, लेस देन 0। तो इसका मतलब ये क्या होगा, एफ एक्स कौन सा फंक्शन होगा, इज एन डिक्रीजिंग फंक्शन, ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है। तो यहां से हमें छोटी सी एक बात समझ में आ गई बस, वो ये कि इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा तो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, and if f dash x is greater than 0, then fx is increasing function। ठीक है। सो बस ये बात हमें ध्यान रखनी है, इसी पे बेस्ड हम पूरा चैप्टर ये कर लेंगे कि अगर डेरिवेटिव किसी फंक्शन का लेस देन 0 है तो वो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, और अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इट इज इंक्रीजिंग। हाँ, ये चेक करना होगा हमें कि वो नेगेटिव आ रही है उसकी वैल्यू या पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, ये हम चेक कर लेंगे। ठीक है। अब इसमें भी वही कंडीशन आ जाती है कि देखो यहाँ पे अगर मैं इक्वल टू लगाऊंगा तो ये डिक्रीजिंग होगा, और अगर मैं इसमें एफ डैश एक्स मैं लिखता हूँ लेस देन 0 सिर्फ, तब ये कैसा हो जाएगा, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं इक्वल टू लगाता हूँ तो इंक्रीजिंग, बट अगर मैं लिखता हूँ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 ओनली, देन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है। तो ये चार कंडीशन तुम्हें याद रखनी है। 1 2 3 and 4, you have to remember these four conditions। ठीक है। इसमें भी बस इतनी छोटी सी बात याद रखना, लेस देन 0 है तो या तो डिक्रीजिंग होगा, है ना, या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, और ग्रेटर देन 0 तो इंक्रीजिंग। ठीक है। नाउ अब हम एनसीईआरटी पर आते हैं।